Hello, friends. Myself, Dr. Prashant Kumar, Assistant Professor, Department of Business Administration, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम लेबर वेलफेयर या जिसे हम श्रम कल्याण के नाम से जानते हैं, इसकी अवधारणा का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में लेबर वेलफेयर के लिए या श्रमिकों के कल्याण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोविजंस किए गए हैं, उनके संबंध में भी हम बात करने जा रहे हैं। तो शुरुआत हम करते हैं लेबर वेलफेयर से। तो सबसे पहले हम श्रम कल्याण की अवधारणा की चर्चा करेंगे। श्रम कल्याण की अवधारणा एक सामान्य अवधारणा नहीं है, बल्कि यह अवधारणा श्रमिकों के संपूर्ण कल्याण के संबंध में बात करती है। वास्तव में श्रमिकों के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं या जो कार्य किए जाने चाहिए, वे सारे कार्य या क्रियाएं श्रम कल्याण की परिभाषा में या उसके दायरे में हम सम्मिलित कर सकते हैं। श्रम कल्याण के माध्यम से हम न केवल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि साथ ही साथ हम ऐसे समस्त कार्य श्रमिकों के कल्याण के संदर्भ में करते हैं जिनसे कहीं न कहीं हमारे संपूर्ण जो समाज है उसके हितों में या संपूर्ण समाज के जो व्यापक हित हैं उनमें अभिवृद्धि होती है। तो श्रम कल्याण की क्रियाएं श्रमिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ बनाती ही हैं, साथ ही साथ उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं, उनकी उत्पादकता में वृद्धि करती हैं। इससे श्रमिक और मालिक के जो संबंध हैं उनमें सुधार होता है। श्रमिक और मालिक के जो संबंध या जिन्हें हम श्रम संबंध के नाम से जानते हैं, वे सुदृढ़ होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और नो डाउट हम ये भी कह सकते हैं कि इन सब क्रियाओं से हमारे जो राष्ट्रीय विकास के जो लक्ष्य हैं वो भी प्राप्त होते हैं, या राष्ट्र या हमारा जो देश है वो भी प्रगति की ओर अग्रसर होता है। श्रम कल्याण या लेबर वेलफेयर एक ऐसा शब्द कह सकते हैं या एक ऐसी अवधारणा कह सकते हैं जिसका अर्थ या जिसका अभिप्राय समय समय पर बदलता है, या यूं कहें कि ये परिस्थिति जन्य शब्द है। परिस्थितियों के अनुरूप इसमें बदलाव या परिवर्तन होते रहते हैं। किस समय, किस देश में और किस परिस्थिति में कार्य किया जाना है, ये बात मायने रखती है या ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। सरकारें बदलती हैं, सरकारें बदलने के साथ साथ सरकारी नीतियां, आर्थिक नीतियां, ये सभी जो हैं बदलती रहती हैं। श्रम नीतियां बदल जाती हैं, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन होते हैं। तो ये सारी नीतियां एक देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन भी कई बार लाती हैं। तो इन सब से श्रम कल्याण संबंध या श्रम कल्याण की जो अवधारणा है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है, क्योंकि जब किसी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें जब वृद्धि होती है या वो प्रक्रिया जब चल रही होती है, तो उससे उस देश के जो उद्योग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, जो उन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि संपूर्ण समाज कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की स्थिति में होता है। तो हम यहाँ पर श्रम कल्याण को इस रूप में देखेंगे या इस रूप में समझेंगे कि श्रम कल्याण को सभी देशों में या दुनिया के सभी देशों में यदि हम ये कहें कि श्रम कल्याण की एक ही परिभाषा मान्य होगी तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हर देश की परिस्थिति अलग है। हर राष्ट्र या हर देश की का जो काल है या समय है या वहाँ की सरकारों के द्वारा लिए जाने वाले जो निर्णय हैं वे सभी भिन्न भिन्न होते हैं। परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, जनसंख्या का स्तर या जो अनुपात है वो भी भिन्न भिन्न होता है। तो ये सारी परिस्थितियां श्रम कल्याण को परिभाषित करती हैं। तो श्रम कल्याण वास्तव में किसी भी देश की एक ऐसी प्रगतिशील अवधारणा मानी जा सकती है, एक प्रगतिशील एक कॉन्सेप्ट मानी जा सकती है, जिसमें कि उस देश में रहने वाले जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए या उस देश में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए कल कारखानों के मालिकों द्वारा या सरकार द्वारा
ऐसी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं जिससे कि श्रमिकों को अच्छी कार्यदशाएं उपलब्ध होती हैं, श्रमिकों की उन कार्यक्षमता में अभिवृद्धि होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी या उनकी उत्पादकता में सुधार होता है और उससे उनका मनोबल बढ़ता है, उनके आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि होती है, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है और साथ ही साथ वे अपनी उनके द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं या उनकी जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो निरंतर विकासमान होता है और उससे राष्ट्र के आर्थिक विकास पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। तो श्रम कल्याण में हम उदाहरण के तौर पर भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कारखानों के मालिकों द्वारा अपने श्रमिकों को काम के दौरान अच्छी वर्किंग कंडीशंस उपलब्ध करवाना, अच्छी कार्यदशाएं उपलब्ध करवाना, उनके लिए आवास की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, उनके लिए चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, उनको काम के दौरान मनोरंजन और आराम के अवसर उपलब्ध करवाना, उनके बच्चों के खेलने की या उनके खुद के खेलने की, साथ ही साथ उनके यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए शिशु गृह या क्रैचेस की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना, कैंटीन की फैसिलिटी देना, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं। तो श्रम कल्याण को हम इस रूप में देख सकते हैं कि श्रम कल्याण से आशय एक प्रकार से ऐसी सुविधाएं देने से हैं, ऐसी सेवाएं देने से हैं जिससे कि किसी भी संस्था में काम करने वाली जो श्रम शक्ति है उसे एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण मिल सके, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके, उसका मनोबल जो है उसे सुदृढ़ बनाया जा सके और यूँ कहें कि उससे जो वहाँ काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी बौद्धिक, उनकी शारीरिक, उनकी नैतिक और उनकी जो आर्थिक कल्याण की आवश्यकताएं हैं वो भी संतुष्ट हों, साथ ही साथ उनके बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक और आर्थिक कल्याण के अवसर जो हैं वो भी उन्हें मिलें। तो इसके लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे वो प्रयास और जो सामाजिक स्तर पर जो प्रयास किए जाएंगे वो सारे प्रयास इसके दायरे में माने जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हम कानूनी प्रावधान की बात करते हैं तो कानूनी प्रावधान बनाने का या निर्मित करने का जो कार्य है वो सरकारों द्वारा किया जाता है। तो श्रम कल्याण से अभिप्राय इस रूप में समझ सकते हैं कि श्रम कल्याण नौकरी देने वाले लोग या जो कारखानों के मालिक हैं उनके द्वारा, सरकार के द्वारा, समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री के बाहर या जो काम का करने का जो स्थान है या जहाँ नौकरी की जाती है वो स्थान है वहाँ पर और साथ ही साथ वहाँ से बाहर यानी समाज में भी इस प्रकार की सुविधाएं या इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे जिससे कि श्रमिकों को अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, उनका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन है उसमें सुधार होगा, उन्हें सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध होंगे, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और ये सब कार्य यदि होते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि अंततोगत्वा इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारे देश की जो समृद्धि का स्तर है या हमारे देश का जो में रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होगा। तो भारतीय कारखाना अधिनियम में इस संबंध में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, कुछ प्रावधान हैं, हम उनकी अब यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नहाने धोने की सुविधा के बारे में, जो कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 42 या धारा 42 में अंडर सेक्शन 42 में इसका विश्लेषण किया गया है या प्रोविजंस दिए गए हैं। मूल रूप में भारतीय कारखाना अधिनियम में धारा 42 से लेकर के और धारा 50 तक अर्थात कुल ये जो धारा 42 से 50 तक की जो धाराएं हैं उनमें लेबर वेलफेयर संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम नहाने धोने की सुविधा को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नहाने धोने की सुविधा या जिसे वॉशिंग फैसिलिटी के नाम से हम जानते हैं, इस संबंध में जो कानूनी प्रावधान हैं वो इस तरह से हैं कि एक तो हर कारखाने में या हर फैक्ट्री में नहाने धोने की उपयुक्त सुविधा श्रमिकों को कारखानों के मालिकों के द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये सुविधा स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए या मेल फीमेल के लिए अलग अलग होगी और साथ ही साथ ये ऐसी सुविधा होगी जहाँ पर कि पर्दे की व्यवस्था या पर्देदारी की व्यवस्था होगी या यूँ कहें कि ये चारों तरफ से एक घिरा हुआ स्थान होगा जहाँ की उनकी निजता या उनकी जो प्राइवेसी है वो सुनिश्चित की जा सके।
और साथ ही साथ इन जो सुविधाएं हैं ये इनका अच्छे से और उनका टाइम टू टाइम अच्छे से इनका मेंटेनेंस भी होना चाहिए या रख रखाव जो है वो किया जाना चाहिए। नहाने धोने का स्थान ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ श्रमिक आसानी से पहुँच सकें और वहाँ स्वच्छता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साफ सफाई टाइम टू टाइम की जानी चाहिए। ऐसा स्थान गंदगी युक्त या दुर्गंध युक्त वातावरण वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकारों को, अर्थात उन राज्यों में जहाँ की ऐसे कारखाने स्थित हैं, उन राज्य सरकारों को स्टैंडर्ड्स बनाने का अधिकार है। स्टैंडर्ड्स का मतलब एक प्रमाप निश्चित करने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है, समय समय पर आदेश निर्देश जारी करने का अधिकार है। और उन सुविधाओं का क्या स्तर होगा, क्या उनके संबंध में क्या बेहतरी की जा सकती है, इस संबंध में राज्य सरकारों को एम्पावर किया गया है। या अर्थात राज्य सरकारें इस संबंध में उचित दिशा निर्देश नियम बना सकती हैं, आदेश प्रसारित कर सकती हैं और उनकी अनुपालना या उनका पालन भी करवा सकती हैं। तो ये प्रोविजंस हैं धारा 42 में। अब हम आगे बात करेंगे धारा 43 की। अंडर सेक्शन 43 में जो प्रोविज़न है वो इस प्रकार से है। ये प्रोविज़न है कपड़ों को रखने और सुखाने की सुविधाओं से संबंधित। ये फैसिलिटी जो कपड़े हैं उनको रखने से संबंधित है और उनको सुखाने से संबंधित है। तो श्रमिक जिन कपड़ों को काम करते समय नहीं पहनते हैं उन्हें सुरक्षित रखना है, और गीले यदि वो कपड़े हैं तो उन्हें सुखाने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। इस संबंध में भी राज्य सरकारें किसी भी कारखाने के लिए जो उसे उपयुक्त लगे, उचित लगे, ऐसे नियम बना सकती है। ये प्रोविज़न धारा 43 या धारा 43 में किया गया है। इसके बाद बारी आती है धारा 44 की। अंडर सेक्शन 44 जो प्रावधान है वह है बैठने की सुविधाएं। श्रमिक काम के दौरान बैठ कर के आराम कर सकें, बीच में उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके, इसके लिए धारा 44 में प्रोविजंस किए गए हैं। धारा 44 में जो बातें बताई गई हैं या जो नियम निश्चित किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो खड़े होकर के काम करने वाले श्रमिक हैं उन्हें काम के दौरान बैठने के लिए उपयुक्त उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि काम के दौरान वे बीच बीच में और कुछ समय के लिए और बैठ सकें या ऐसी उनकी व्यवस्था हो ताकि उन्हें काम के दौरान थोड़ा आराम मिल सके। इस संबंध में कारखानों का जो मुख्य निरीक्षक है उसे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे कि श्रमिकों की कार्य कुशलता या उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है इस संबंध में। तो इस संबंध में उन्हें जो भी उपयुक्त व्यवस्था लगती है वह ऐसे आदेश निर्देश जारी कर सकते हैं। श्रमिकों के बैठने की उचित व्यवस्था के संबंध में उन्हें लगता है कि कोई नियम बनाया जाना उचित है, तो ऐसे नियम भी राज्य सरकार की सहमति से बनाए जा सकते हैं और लागू करवाए जा सकते हैं। राज्य सरकारों को इस संबंध में छूट देने का भी अधिकार है। उन्हें लगता है कि किसी कारखाने में या किसी विशेष कारखाने के जो समूह हैं उनमें यदि कि बैठने की सुविधा के संबंध में कोई छूट दी जा सकती है तो ऐसी छूट भी देने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। अगला जो प्रोविज़न है वह है फर्स्ट एड संबंधी, अर्थात प्राथमिक उपचार संबंधी प्रावधान। हम ये जानते हैं कि काम के दौरान कई बार श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां अनजाने में या जानबूझ करके या कई बार गलती से या भूल से ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिससे कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो दुर्घटनाएं होने की स्थिति में जो फर्स्ट एड है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा यदि श्रमिकों को मिल जाती है तो उससे जो बड़ा नुकसान है उससे बचा जा सकता है। तो धारा 45 में इसके संबंध में प्रोविजंस दिए गए हैं। धारा 45 ये कहती है कि प्रत्येक कारखाने में फर्स्ट एड के रूप की फैसिलिटी के रूप में एक ऐसा बॉक्स या ऐसी कोई अलमारी या ऐसा कोई स्थान सुनिश्चित हो जहाँ पर कि इस प्रकार का सामान रखा जाए और जहाँ पर जो काम के घंटे हैं वहाँ पर श्रमिकों को ऐसी परिस्थिति में ले जाया जा सके और उसको वो जो फर्स्ट एड फैसिलिटी है वो दी जा सके। तो इस संबंध में एक प्रोविज़न ये भी है कि किसी एक समय पर यदि काम करने वाले श्रमिक जो हैं वो 150 से कम नहीं हैं
तो ये सारी जो फर्स्ट एड संबंधी वस्तुएं हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। ऐसे स्थान पर जो फर्स्ट एड का बॉक्स है या अलमारी है उसमें और कोई वस्तु वहाँ पर नहीं रखी जानी चाहिए, ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं इस संबंध में कि प्राथमिक उपचार का जो बॉक्स है अलमारी है वो किसी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के संरक्षण में होनी चाहिए जो कि इस संबंध में सामान्य जानकारी रखता हो, या उसे समय समय पर यदि प्रशिक्षण दिलवाया गया हो तो वो और भी बेहतर है। तो प्रशिक्षित हो तो उस संबंध में और ये व्यवस्था भी की जा सकती है। और ये जो सुविधा है वो कारखाने में जो काम के घंटे हैं उनके दौरान उपलब्ध होने की स्थिति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि 500 से अधिक श्रमिकों की संख्या है तो वहाँ पर एक पृथक से एक उपचार कक्ष होना चाहिए। एक ऐसा कमरा अलग से निश्चित होना चाहिए या एक ऐसा कक्ष निश्चित होना चाहिए जहाँ पर कि श्रमिकों को और एक उचित देखभाल या उनकी देख रेख सुनिश्चित की जा सके। और डॉक्टर और नर्सों की जो देख रेख है वो भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ये धारा 45 में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो धारा 45 तक के प्रोविजंस आज के इस वीडियो में हमने इनकी चर्चा कर ली है। जो रिमेनिंग प्रोविजंस हैं वो हम इसके पार्ट सेकंड हम इसका और बनाएंगे, एक वीडियो और आपके लिए अवेलेबल होगा, उसमें हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।